स्टोरी वर्ड 863 पेश करता है बचपन में सुनी की दादी माँ और नानी माँ की कहानियाँ। पुरानी सच्ची लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाक़यात और बचपन में सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो ज़हन के किसी कोने में आज भी नक्श हैं। ये सब सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। पुराने ज़माने की बात है कि एक ऐसा बेवकूफ़ नाई था जो कोई काम सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता कि बाल कटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये कि इसका काम ठप होता चला गया और वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीज़ें बाकी बचीं, एक इसका उस्तरा और एक इसकी बीवी। और ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज़्यादा तेज़ कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसे इसकी बेवकूफ़ियों पर ताने दे रही थी तो वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने नहीं दूंगा। ये हकीकत है कि अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो, शहजादी की शादी हो रही है, बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी? क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना चाहिए और ना ही इसका अपना दिमाग कुछ सोचने से कासिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें। कुछ ज़मीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी के मसले से तो निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी ज़मीन दे दें। बादशाह ने इससे शहर से बाहर एक उजरी पुजरी ज़मीन देने का हुक्म दे दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है, जल्दी दो ताकि मैं रोटी खरीद कर लाऊं। नाई ने ज़मीन का बताया तो वो आग बगोला हो गई और इसे खूब डांटा कि ऐसी गैर आबाद ज़मीन हमारे किस काम की। नाई बोला, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा रहेगी। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा अगर हम इसमें काश्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुंह लटकाकर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिरकार इसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। इसके बाद इसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और ख़ुद गौर से जगह जगह ज़मीन को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी इनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी नहीं कर रही हो। इसी ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहते थे कि नाई और इसकी बीवी छुप छुप कर ज़मीन में कुछ तलाश कर रहे हैं। जब शाम ढली, एक चोर नाई के पास गया और इससे पूछने की कोशिश करने लगा कि इसे किस चीज़ की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये ज़मीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ अशरफियों की 5 देगें दफन की थीं, मगर हमें इनकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी को भी ये बात मत करना, वरना वो देगें तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम ढले, जब नाई और इसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चलाकर खजाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर इन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वो बीज उधार लेकर आई और ज़मीन में बो दिए। हल बहुत ही अच्छा चला था तो फसल भी बहुत ही अच्छी हुई। नाई की बीवी ने तमाम कर्जे चुका दिए और फिर भी इतने पैसे बच गए कि इसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने यह देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गए और इससे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि ज़मीन में सोना है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा,
اگر تم سیدھے طریقے سے ہمارا حصہ نہیں دو گی تو ہم خود لے جائیں گے، بے شک آج رات دیکھ لینا۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ نائی کی بیوی نے اپنی آنکھ کے گوشے سے اسے چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ نائی چوروں سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ بیوی بولی، ایسی جگہ چھپایا ہے کہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ باہر کے دروازے کے ساتھ رکھے مٹکے میں مٹھائیوں کے نیچے چھپا دیا ہے۔ چور یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آدھی رات کو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور مٹکا لے کر فرار ہو گیا۔ سب چور مل کر باہر جنگل میں پہنچے، وہاں تقسیم کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ مٹکا لانے والا چور کہنے لگا، نائی کی بیوی نے بتایا تھا کہ سونے کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ پہلے مٹھائی بانٹ کر کھا لیتے ہیں، پھر سونا بانٹتے ہیں۔ جنگل میں گھپ اندھیرا تھا۔ چوروں نے مٹکے میں سے ٹٹول ٹٹول کر مٹھائیاں نکالی اور کھانے کو منہ میں ڈالی اور ساتھ ہی تھو تھو کر کے تھوکنے لگے۔ نائی کی بیوی نے مٹکے میں مٹھائی کی بجائے آپلے ڈال کر رکھے ہوئے تھے۔ سب چوروں کو بہت غصہ چڑھا۔ اگلی صبح وہ نائی کے گھر پہنچے اور فصل میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے۔ نائی کی بیوی ان کی شکلیں دیکھ کر ہنسنے لگی۔ اس پر چور بولے، تم نے 2 مرتبہ ہمیں بیوقوف بنا دیا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ کہہ کر وہ دندناتے ہوئے چل دیے۔ جاتے جاتے ایک چور دوبارہ ایک کونے میں چھپ گیا اور نائی کی بیوی نے اس مرتبہ بھی اسے چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ نائی نے پریشان ہو کر پوچھا، تم نے سونا کہاں چھپایا ہے؟ گدے کے نیچے تو نہیں چھپایا؟ نائی کی بیوی نے اسے تسلی دی، میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، سونا محفوظ ہے۔ میں نے اسے باہر نیم کے درخت کی اونچی شاخوں میں ایک پوٹلی میں بند کر کے چھپا دیا ہے۔ چور یہ ساری بات سن کر بہت خوش ہوا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ سب درخت کے نیچے جمع ہو کر اوپر دیکھنے لگے تو کچھ غور کرنے پر اوپر درخت پر ایک پوٹلی بندھی ہوئی دکھائی دی۔ چوروں کا سردار بولا، واقعی پوٹلی اوپر بندھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اوپر چڑھے اور اسے اتار لائے۔ ایک چور نے قمیض اتاری، کس کر دھوتی باندھی اور اوپر چڑھنے لگا۔ اب ہوا یہ تھا کہ نیم کے درخت پر شہد کی مکھیوں نے ایک چھتا بنا رکھا تھا۔ جب چور چھتے کے قریب پہنچا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو شہد کی ایک مکھی نے زور سے اس کی ران پر ڈنک مار دیا۔ چور نے تکلیف سے پریشان ہو کر بے ساختہ اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ چور کہیں کہ تم پوٹلی نیچے اتارنے کی بجائے اس میں سے سونا نکال کر اپنی جیب میں ڈال رہے ہو۔ نیچے کھڑے چور چلائے۔ اندھیرے کی وجہ سے باقی سب چوروں کو بھی یہی لگا تھا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، درخت پر کچھ ہے جو مجھے چبھ رہا ہے۔ درخت پر چڑھے چور نے کہا۔ اسی وقت ایک دوسری مکھی نے بھی اس کے سینے پر ڈنک مارا۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر اسے الگ کرنا چاہا۔ نیچے کھڑے چور چلانے لگے، ہم نے دیکھ لیا ہے، تم سونا چھپا رہے ہو۔ انہوں نے ایک دوسرا چور اوپر بھیجا، مگر اب شہد کی مکھیاں پھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس چور کے جسم پر بھی کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بے اختیار اپنے جسم پر جگہ جگہ ہاتھ مارنے لگا۔ باقی چوروں کو بھی بہت غصہ چڑھا کہ دوسرا چور بھی بے ایمان نکلا ہے اور یہ بھی سونا چھپا رہا ہے۔ پھر سب چور ایک ایک کر کے اوپر چڑھتے گئے اور ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آخر سردار کی باری آئی کہ وہ شاخ جس پر سب کھڑے تھے وزن برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی اور سب نیچے جا گرے اور چھتا ان کے اوپر گر گیا اور مکھیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ تب چور جان بچا کر بھاگے۔ اس کے بعد کئی دنوں تک سکون رہا کیونکہ چور اس قابل نہ تھے کہ چل پھر سکتے۔ نائی اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ شاید چور اب دوبارہ انہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات جب وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر سوئے ہوئے تھے تو نائی کی بیوی کی آنکھ سرگوشیوں کی آواز سے کھل گئی۔ چوروں کی آواز پہچان کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور نائی کا اسرا ہاتھ میں پکڑ کر کھڑکی کے ساتھ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک چور نے اندھیرے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ نائی کی بیوی نے استرے والا ہاتھ گھمایا اور چور کی ناک کاٹ ڈالی۔ او خدایا، میری ناک کسی چیز سے لگ کر کٹ گئی ہے، چور تکلیف سے چلایا۔ ارے خاموش، تم سب کو جگا دو گے، چپ کر کے اندر جاؤ،
बाकी चोरों ने इसे आहिस्ता आवाज में डांटा। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत खून बह रहा है, चोर दर्द से कहरा रहा था। अरे बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हो गई है और तुम रो पड़े हो। मैं अंदर जाता हूँ, दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने सर अंदर किया, नाई की बीवी ने अपना उस्तरा इसी तरह चला दिया और इसकी नाक भी कटकर जा गिरी। ओ खुदाया, अंदर वाकई ही कोई तेज चीज़ है, चोर तकलीफ से चीखा। बांस की कोई कांच निकली हुई होगी, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं देखता हूँ, तीसरे चोर ने कहा और अपना सर खिड़की में अंदर डाला। फिर वही हुआ, इसकी नाक भी कटकर दूर जा गिरी। उफ, वाकई को तेज चीज़ है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नाक ही काट डाली हो। तीसरा चोर पीछे हटते हुए कहराया, तुम सब बेवकूफ़ और बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक कटवा बैठा। फिर पांचवें और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार की बारी आ गई। साथियों, तुम सब जख्मी हो गए हो, एक आदमी को ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और तमीरदारी करे। किसी अगली रात वापस आते हैं, सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा, तो नाई और इसकी बीवी ने बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछा ली। फिर चोर चंद दिन बाद वापस आए। उन्होंने सोचा कि सोना ज़रूर नाई की बीवी के पास है, तो इसे ही उठाकर ले जाते हैं। वो दबे कदमों आगे बढ़े और इसकी चारपाई अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद नाई की बीवी की आंख झकोले खाने से खुल गई और वो ये जानकर धक रह गई कि चोर इसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गए। वो एक घने बरगद के दरख्त के नीचे रुके और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहाँ रुकते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना। इसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी है, और फिर बरगद की एक लटकती हुई टहनी को पकड़कर ऊपर चढ़ गई और शाखों में छुप गई। चोरों ने चारपाई कंधों से उतारकर नीचे जमीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि पहरे की पहली बारी किसकी होगी। सरदार के नाम का कुरा निकला, क्योंकि बाकी सब अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब चोर सो गए और सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। इसने अपना सफ़ेद दुपट्टा चेहरे और सर के गिर्द लपेटा और आहिस्ता आवाज़ में मोहब्बत भरे गाने गाने लगी। चोरों के सरदार ने ऊपर देखा तो इसे चांदनी में एक खूबसूरत औरत दरख्त पर बैठी दिखाई दी। इसने सोचा कि ये ज़रूर दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। इसने अपनी मूँछों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम? हसीना, नीचे ज़मीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब नहीं दिया और आशिकाना गाने धीमे सुरों में गाती रही। सरदार ने ये देखा तो खुद दरख्त पर चढ़ने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आह भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है ए परी? सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा हरजाई ही होते हैं। सरदार ने इसे अपनी वफा का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि अपनी ज़बान को लंबा सा बाहर निकालो, मैं इसे छू कर जान लूँगी कि ये ज़बान सच बोलती है या झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी ज़बान को बाहर निकाला। परी इसके करीब आई और उस्तरे से इसकी ज़बान को काटकर दो टुकड़े कर दिया। चोरों की नाक कटने के बाद नाई की बीवी ने इसकी ज़बान भी अपने पास ही रख ली। अब सरदार तकलीफ़ की शिद्दत से ज़ोर से चीखता हुआ दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जाग गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बोल न सका। वो ज़बान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। लगता है सरदार पर जादू हो गया है, दरख्त पर ज़रूर असेब है, चोर घबराकर बोले। इसी वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफ़ेद चादर लहरानी शुरू कर दी और मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। चोरों की खौफ से जान निकल गई। उन्होंने बदखवास होकर अपने सरदार को
कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगे और दूर निकल गए। तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई सर पर उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। सरदार की जबान का जख्म कुछ ठीक हुआ तो इसने मुश्किल से बताया कि इसके साथ क्या हुआ था। चोर अब अपनी नाकें और जुबान कटवाकर इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि नाई की चालाक बीवी से मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं है। फिर वो बादशाह के पास चले गए और इससे इंसाफ तलब करने लगे कि वो नाई से इन्हें इनकी मेहनत का मुआवजा दिलवा दें। लेकिन नाई की चालाक बीवी ने भी अपना मुकदमा पेश कर दिया और सबूत के तौर पर चोरों की नाक पेश की। जब बादशाह ने चोरों की नाक देखी और सारा किस्सा सुना तो इसने चोरों को जेल में डाल दिया और नाई को अपना वजीर आजम बना दिया। बादशाह ने कहा कि जब तक इस नाई के सर पर इसकी अक्लमंद बीवी का साया सलामत है, ये कोई अहकमाना काम नहीं कर सकता और हमें इसकी बीवी का साथ होते हुए इससे बेहतर वजीर नहीं मिलेगा। इस तरह नाई की बीवी की अक्लमंदी की वजह से इनकी चोरों से भी जान छूट गई और इनके हालात भी बेहतर हो गए। मोहतरम नाजरीन, कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद है तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब करें